कल्पना करो, 2500 साल पहले चीन की धरती पर एक सेनापति बैठा है। उसका नाम है सुन त्जू। वह तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतने वाला सेनापति था। उसने कहा, सबसे महान योद्धा वह है जिसे तलवार उठाने की जरूरत ही न पड़े। युद्ध की कला पर लिखी गई उसकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे असरदार किताबों में गिनी जाती है। लेकिन यह किताब सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। करियर, बिजनेस, रिश्ते और आत्म प्रबंधन। आज हम सुनेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की शिक्षाएं बिल्कुल नए तरीके से, ताकि सुनते सुनते आप महसूस करें कि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की भी गाइड है। आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। दोस्तों, अगर हमारे ऑडियो बुक्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक या हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर युद्ध जीतने से पहले दिमाग में जीता जाता है। जो सेनापति योजना नहीं बनाता उसकी हार पहले से तय है। सुन त्जू कहते हैं कि हर युद्ध से पहले 5 बातों को तौलना जरूरी है। ये 5 बातें न सिर्फ सेनाओं के लिए बल्कि आज की जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी हैं। पहली बात है नैतिक नियम। जब सैनिक अपने राजा पर भरोसा करते हैं तो वे बिना डरे लड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण पर भरोसा किया। जब अर्जुन का मन डगमगाया तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वह भरोसा ही था जिसने पांडवों को विजय दिलाई। आज की जिंदगी में भी यही सच है। ऑफिस में अगर बॉस ईमानदार है तो टीम उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करती है। रिश्तों में अगर भरोसा है तो तूफान भी रिश्ता नहीं तोड़ पाता। बिजनेस में अगर ग्राहक ब्रांड पर भरोसा करता है तो वह बार बार वही खरीदता है। भरोसा जीत से बड़ा हथियार है। दूसरी बात है आकाश, यानी समय और हालात। मौसम और समय को समझने वाला सेनापति कभी हारता नहीं। नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, लेकिन ठंडी के मौसम में ठंड ने उसकी सेना को खत्म कर दिया। नेपोलियन दुश्मन से नहीं, मौसम से हारा। आज की जिंदगी में भी यही नियम काम करता है। बिजनेस में प्रोडक्ट लॉन्च करने का सही समय बहुत मायने रखता है। पढ़ाई में सही समय पर तैयारी करना ही सफलता देता है। रिश्तों में भी सही समय पर बात करना जरूरी है। समय की समझ रखने वाला इंसान हमेशा एक कदम आगे रहता है। तीसरी बात है पृथ्वी, यानी परिस्थितियां और माहौल। जमीन, दूरी और रास्ते को समझो, वही जीत दिलाएगा। अलेक्जेंडर महान ने भारत में युद्ध करते समय नदियों और पहाड़ों का फायदा उठाया। उसने दुश्मन को उसी की जमीन पर हराया। आज हम सबके जीवन में भी परिस्थितियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। करियर चुनते समय अपनी स्थिति और माहौल को समझना जरूरी है। बिजनेस में सही जगह चुनना ही सफलता का आधार है। पढ़ाई या काम का माहौल भी फर्क डालता है। जो इंसान माहौल को पहचान लेता है वही सही निर्णय ले पाता है। चौथी बात है सेनापति, यानी नेतृत्व। नेता का साहस, बुद्धि और अनुशासन ही सेना की असली ताकत है। चंगेज खान की सेना कम थी, लेकिन वह खुद साहसी और रणनीतिक था। उसकी लीडरशिप ने आधी दुनिया पर कब्जा दिलाया। आज के समय में भी यही सच है। परिवार में माता पिता ही नेता होते हैं। उनकी सोच ही बच्चों को दिशा देती है। ऑफिस में मैनेजर की सोच पूरी टीम को प्रभावित करती है। और खुद की जिंदगी में भी इंसान को अपना ही सेनापति बनना पड़ता है। अच्छा नेता अनुशासन लाता है और सबको साथ लेकर चलता है। पांचवी और आखिरी बात है अनुशासन। अनुशासन के बिना सेना हार जाती है। स्पार्टा के सैनिक अपनी अनुशासन प्रियता के लिए मशहूर थे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन अनुशासन ने उन्हें बड़ी सेनाओं से भी भिड़ा दिया। आज की दुनिया में भी अनुशासन ही जीत की कुंजी है। स्टूडेंट रोज पढ़ाई करे तो इम्तिहान आसान हो जाता है। बिजनेस में सही मैनेजमेंट हो तो नुकसान नहीं होता। सेहत भी अनुशासन से सुधरती है। बिना अनुशासन बड़ी से बड़ी क्षमता भी बेकार है। तो ये हैं वे 5 तत्व: भरोसा, समय, परिस्थिति, नेतृत्व और अनुशासन। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में इन 5 को संभाल लो तो क्या कोई तुम्हें रोक सकता है? अध्याय 2, युद्ध का संचालन। युद्ध आसान नहीं है। युद्ध सिर्फ मैदान में तलवारें भिड़ाने का नाम नहीं, बल्कि यह समझने की कला है कि कब लड़ना है और कब रुक जाना है। सुन त्जू कहते हैं,
जो सेनापति बिना सोचे समझे अपनी सेना को लंबे युद्ध में घसीटता है, वह अपने सैनिकों को थका देता है, अपने खजाने को खाली कर देता है और अपनी जनता को दुखी कर देता है। युद्ध छोटा होना चाहिए, तेज होना चाहिए और जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना अच्छा है। इतिहास गवाह है कि लंबा खिंचा हुआ युद्ध कभी किसी को फायदा नहीं देता। ट्रॉय का युद्ध 10 साल तक चला और अंत में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहा और आधुनिक समय में वियतनाम युद्ध अमेरिका जैसी ताकतवर राष्ट्र भी थक कर लौट आया। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी गलती यह है कि उसे बिना सोचे लंबा खींच दिया जाए। लंबे युद्ध से सैनिक थकते हैं, जनता भूखी होती है और राजा कंगाल हो जाता है। युद्ध जीतने वाला वही है जो कम से कम संसाधनों में, कम से कम समय में जीत हासिल कर ले। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर सोचो। क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में युद्ध लड़ रहे हैं? कभी पढ़ाई का युद्ध, कभी करियर का युद्ध, कभी रिश्तों का युद्ध। अगर तुम हर काम को बिना प्लानिंग के लंबा खींचते चले जाओगे तो थक जाओगे। जैसे कोई स्टूडेंट अगर पूरे साल टालता रहे और इम्तिहान से ठीक पहले रात भर पढ़े तो वह थक जाएगा और सफलता हाथ से निकल जाएगी। जैसे कोई इंसान बिजनेस शुरू करे लेकिन लक्ष्य तय न करे और सालों तक बिना दिशा काम करता रहे तो पैसे भी खत्म होंगे और मेहनत भी। यह वही है जो सुन त्जू युद्ध के संदर्भ में कहते हैं, सही रणनीति है कम समय में सही तरीके से और पूरी ताकत के साथ काम खत्म करना। जैसे शतरंज का खिलाड़ी लंबा खेल नहीं खींचता बल्कि एक ही चाल से मात देने का अवसर ढूंढता है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन को लंबा खींचने के बजाय जितनी जल्दी हो सके सटीक कट लगाकर इलाज करता है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध का उद्देश्य हमेशा जीत होना चाहिए, न कि दिखावा। जो सेनापति सिर्फ यह साबित करने के लिए लड़ता है कि वह ताकतवर है, वह खुद को बर्बाद करता है। जितना जल्दी युद्ध खत्म उतना ही राज्य सुरक्षित। आधुनिक उदाहरण देखो, बिजनेस में वही कंपनी जीतती है जो जल्दी बाजार पर कब्जा कर ले। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में पहले आने वाली कंपनियों ने बाजार पर पकड़ बनाई और देर से आने वाले पीछे रह गए। राजनीति में भी वही नेता सफल है जो सही समय पर फैसला ले और जल्दी कार्रवाई करे। और रिश्तों में भी अगर झगड़ा लंबा खींचोगे तो संबंध टूट जाएगा, लेकिन अगर समस्या को तुरंत हल कर लिया जाए तो रिश्ता बच जाता है। युद्ध का संचालन हमें यही सिखाता है, फैसले में तेजी, काम में सटीकता और परिणाम पर फोकस। अनावश्यक खींचतान से बचो। युद्ध चाहे मैदान का हो या जीवन का, जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। कल्पना करो, अगर कोई सेनापति युद्ध में सालों तक उलझा रहे तो उसकी सेना टूट जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई को सालों तक बिना हल निकाले ढोते रहो तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जीत उसी की होती है जो जल्दी और सटीक वार करे। तो याद रखो, युद्ध का असली संचालन यही है, लंबा मत खींचो, जल्दी जीत हासिल करो और आगे बढ़ जाओ। अध्याय 3, रणनीति से आक्रमण। लेकिन अब सवाल यह है, जल्दी जीत कैसे हासिल हो? क्या केवल ताकत से या केवल सैनिकों से? सुन त्जू कहते हैं, असली जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, असली जीत मिलती है रणनीति से। रणनीति ही वह कला है जो बिना लड़े ही दुश्मन को हराने की शक्ति देती है। सुन त्जू का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो बिना युद्ध किए दुश्मन को परास्त कर दे। सोचो जरा, अगर तुम बिना लड़े ही जीत सकते हो तो क्या यह सबसे बड़ी जीत नहीं होगी? युद्ध में तलवार उठाना अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहला विकल्प है दुश्मन की योजना तोड़ देना, दूसरा विकल्प है उसकी गठबंधन और दोस्ती को तोड़ देना, तीसरा विकल्प है उसकी सेना को कमजोर करना और चौथा और आखिरी विकल्प है सीधे युद्ध करना। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां तलवार से कम और दिमाग से ज्यादा जीती गईं। अलेक्जेंडर महान ने अक्सर युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया। अकबर ने तलवार से कम और कूटनीति से ज्यादा राजाओं को जीता। चाणक्य ने कहा था, सिंह को हराने के लिए हमेशा जंगल में घुसने की जरूरत नहीं, कई बार उसकी भूख ही उसे कमजोर कर देती है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। रिश्तों में असली जीत झगड़ा करके नहीं, समझदारी से सुलझाकर होती है। करियर में असली सफलता दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से आगे बढ़कर होती है।
बिजनेस में भी सीधा मुकाबला हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी सही रणनीति है नए आइडिया से बाजार बदल देना। उदाहरण देखो, नोकिया और ब्लैकबेरी ताकतवर कंपनियां थीं, लेकिन स्मार्टफोन की रणनीति अपनाने वाली कंपनियां जैसे एप्पल और सैमसंग उन्हें पीछे छोड़ गईं। उन्होंने तलवार से नहीं, दिमाग से जीत हासिल की। सुन तजू कहते हैं, युद्ध की सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे समझे दुश्मन पर हमला करना। अगर तुम पहले दुश्मन की योजना को तोड़ दोगे, उसकी दोस्ती और गठबंधन को हिला दोगे और उसकी ताकत को कमजोर कर दोगे, तो तुम्हें युद्ध लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है असली आक्रमण, रणनीति से किया गया आक्रमण। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी से बहस जीतनी है तो क्या चिल्लाने से जीतोगे? नहीं। अगर तुम शांत रहकर सही समय पर सही बात कह दो तो बिना झगड़ा किए जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें करियर में आगे बढ़ना है तो क्या सबसे ताकतवर बनकर ही जीत होगी? नहीं। अगर तुम स्मार्ट तरीके से काम करो, नए स्किल सीखो और सही मौके पर उनका इस्तेमाल करो, तो बिना टकराव के ही तुम सबको पीछे छोड़ दोगे। रणनीति का मतलब है दिमाग से खेलना, ताकत से नहीं। रणनीति का मतलब है कम नुकसान में ज्यादा फायदा। रणनीति का मतलब है लड़ाई से पहले ही जीत सुनिश्चित करना। यही वजह है कि सुन तजू कहते हैं, सबसे महान सेनापति वह है जो दुश्मन को बिना लड़े ही परास्त कर दे। तो याद रखो, चाहे जीवन हो या युद्ध, सीधा टकराना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि बिना लड़े ही लड़ाई खत्म कर दी जाए। अध्याय 4, सेना की स्थिति। लेकिन जब लड़ाई से बचना संभव न हो तब क्या किया जाए? सुन तजू कहते हैं, असली बुद्धिमानी यह है कि पहले अपनी स्थिति इतनी मजबूत बना लो कि दुश्मन तुम्हें हिला भी न सके। युद्ध में तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जो सेनापति पहले अपनी सेना को सुरक्षित करता है वही असली आक्रमण कर पाता है। सुन तजू का सिद्धांत है, पहले अपनी रक्षा पक्की करो, फिर अवसर मिलने पर आक्रमण करो। इसका मतलब यह नहीं कि डरकर छिप जाओ। इसका मतलब है कि पहले अपनी कमजोरियों को ढंक दो और फिर दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करो। इतिहास में हर महान सेनापति ने यही किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि पहले अपनी सेना और राज्य को मजबूत करो, फिर दुश्मन से भिड़ो। दूसरे विश्व युद्ध में भी जब इंग्लैंड पर जर्मनी का खतरा था तो चर्चिल ने सबसे पहले अपने देश की रक्षा को पुख्ता किया। एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर दिया कि जर्मनी का हमला असफल हो गया। रक्षा पक्की हो तभी आक्रमण का असर होता है। अब इसे अपनी जिंदगी में समझो। अगर तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को कवर करो। अगर तुम्हें गणित कमजोर लगता है तो पहले उस पर ध्यान दो। एक बार बुनियाद मजबूत हो जाए तो कोई भी मुश्किल सवाल तुम्हें हिला नहीं पाएगा। करियर में भी यही सच है। अगर तुम जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी स्किल्स पक्की करो। तैयारी इतनी मजबूत करो कि इंटरव्यू लेने वाला तुम्हें अस्वीकार न कर सके। यानी पहले खुद को मजबूत करो, फिर दुनिया का सामना करो। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। अगर तुम अंदर से असुरक्षित हो तो छोटी सी बात पर टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत हो, आत्मविश्वास से भरे हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। सुन तजू आगे कहते हैं कि असली सेनापति वही है जो दुश्मन की कमजोरियों का इंतजार करे। अपनी तरफ से बिना वजह हमला करने वाला अक्सर हार जाता है, लेकिन जो धैर्य से इंतजार करता है और सही समय पर वार करता है वही जीतता है। सोचो, शेर शिकार करते समय क्या करता है? वह हमेशा अपनी रक्षा में रहता है, झाड़ियों में छिपा रहता है। लेकिन जैसे ही शिकार लापरवाह होता है, शेर एक ही झपट्टे में उसे धराशायी कर देता है। यही है सही स्थिति में रहना और सही समय का इंतजार करना। आज के समय में भी यह हर जगह लागू होता है। बिजनेस में अगर आप हर वक्त दूसरों से भिड़ते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर आप सही मौके का इंतजार करोगे और तभी कदम उठाओगे जब मार्केट आपके पक्ष में होगा, तो जीत आपकी होगी। रिश्तों में भी हर छोटी बात पर बहस करने के बजाय सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। सुन तजू का संदेश साफ है, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले खुद को अजेय बना लो। जब तुम अजेय हो जाओगे तो चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तो याद रखो, पहले अपनी स्थिति मजबूत करो, अपनी कमजोरियों को ढंको, फिर धैर्य से इंतजार करो और सही समय पर वार करो।
यही है युद्ध की चौथी कला, स्थिति की मजबूती। अध्याय 5, ऊर्जा। जब स्थिति मजबूत हो जाए तब अगला सवाल उठता है, असली ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सुन त्जू कहते हैं, केवल ताकत होना ही काफी नहीं है, ताकत का सही इस्तेमाल आना चाहिए। युद्ध में ऊर्जा दो तरह की होती है, एक है सीधी ऊर्जा और दूसरी है अप्रत्यक्ष ऊर्जा। सीधी ऊर्जा वही है जो सामने दिखती है, सैनिकों का हमला, हथियारों का प्रयोग, सीधी भिड़ंत। लेकिन अप्रत्यक्ष ऊर्जा कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, जैसे घात लगाकर हमला करना, दुश्मन को थका देना, उसे भ्रमित कर देना। सुन त्जू समझाते हैं कि अकेली सीधी ताकत से जीत मुश्किल है। अगर तुम सिर्फ ताकत के भरोसे लड़ोगे तो तुम्हारे संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम सीधी और अप्रत्यक्ष दोनों ताकत का सही संतुलन बनाओगे तो जीत आसान हो जाएगी। उदाहरण देखो, महाभारत में भीम ने अपनी सीधी ताकत से कई बार जीत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ी जीत अर्जुन और कृष्ण की रणनीति से मिली। भीम बल का प्रतीक था और कृष्ण नीति का। दोनों का मेल ही विजय का कारण बना। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। अगर तुम्हें परीक्षा में सफल होना है तो सिर्फ रटकर सीधी ऊर्जा काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझदारी से पढ़ाई करनी होगी, शॉर्टकट्स और स्मार्ट टेक्निक्स अपनानी होंगी, अप्रत्यक्ष ऊर्जा। इसी तरह करियर में भी सिर्फ मेहनत करने वाला व्यक्ति उतना आगे नहीं बढ़ता जितना मेहनत के साथ स्मार्टनेस से काम करने वाला बढ़ता है। बिजनेस की दुनिया में भी यही सच है। एक कंपनी अगर सिर्फ सीधी टक्कर लेगी तो थक जाएगी, लेकिन अगर वह नए आइडिया, नई रणनीति और अलग सोच के साथ बाजार में उतरेगी तो आसानी से आगे निकल जाएगी। यानी केवल बल नहीं, बल का सही उपयोग ही सफलता दिलाता है। सुन त्जू एक और गहरी बात कहते हैं, युद्ध में ताकत का इस्तेमाल वैसे करो जैसे प्रकृति करती है। सोचो, नदी कैसे बहती है? वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है, लेकिन धीरे धीरे वह चट्टानों को भी काट देती है। बिजली कैसे गिरती है? वह हमेशा सबसे कमजोर बिंदु पर गिरती है और वहीं से सबसे बड़ा असर डालती है। यानी ताकत को हमेशा उस जगह इस्तेमाल करो जहां दुश्मन सबसे कमजोर हो। अगर जीवन में तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर दोगे तो थक जाओगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर बहस में पड़ना, यह ऊर्जा की बर्बादी है। लेकिन अगर वही ऊर्जा तुम सही मौके पर इस्तेमाल करो, जैसे पढ़ाई, काम या रिश्ते सुधारने में, तो परिणाम अद्भुत होंगे। आज की भाषा में इसे हम कह सकते हैं, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। क्योंकि केवल मेहनत काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत ही जीत दिलाती है। तो याद रखो, ऊर्जा का असली उपयोग है सही समय और सही जगह पर उसे लगाना, सीधी और अप्रत्यक्ष ताकत का संतुलन बनाना और अपने प्रयास को उस दिशा में लगाना जहां से सबसे बड़ा परिणाम मिले। युद्ध का 5वां पाठ यही है, ऊर्जा को संभालो, उसे व्यर्थ मत करो, और जब इस्तेमाल करो तो ऐसे कि एक ही वार में दुश्मन धराशायी हो जाए। अध्याय 6, कमजोर और मजबूत बिंदु। हर युद्ध, हर मुकाबला और हर इंसान की जिंदगी का खेल एक ही चीज पर टिकता है, तुम्हारी ताकत कहां है और तुम्हारी कमजोरी कहां है। सुन त्जू कहते हैं, असली जीत वही है जब तुम अपनी ताकत से दुश्मन की कमजोरी पर हमला करो और अपनी कमजोरी को उसकी ताकत से छुपा लो। सोचो, अगर तुम सीधे वहीं भिड़ जाओ जहां दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर है तो नतीजा क्या होगा? हार निश्चित है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और वही वार करो जहां दुश्मन सबसे ज्यादा लापरवाह है तो जीत तुम्हारी होगी। इतिहास में हर महान रणनीतिकार ने यही किया है। हिंदुस्तान पर हुए कई युद्धों को देखो। अकबर ने जब राणा प्रताप से मुकाबला किया तो उसने कोशिश की कि उनकी कमजोर सप्लाई लाइन को काट दिया जाए। ब्रिटिश ने भी भारत पर नियंत्रण जमाने के लिए सीधे ताकत से नहीं, बल्कि भारतीयों की आंतरिक कमजोरियों, जाति, धर्म और प्रांत के भेदभाव का फायदा उठाया। यानी सीधी लड़ाई से ज्यादा जीत हमेशा कमजोर बिंदु पर हमला करके मिलती है। सुन त्जू एक और दिलचस्प तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि पानी का कोई स्थायी आकार नहीं होता, वह हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां रास्ता आसान हो। इसी तरह सेनापति को भी लड़ाई उसी जगह ले जानी चाहिए जहां दुश्मन कमजोर है। दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक न एक कमजोरी जरूर होगी, वहीं जीत की कुंजी छिपी होती है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो।
अगर तुम पढ़ाई में हो तो अपनी कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गणित में कमजोर हो तो अपनी पढ़ाई की रणनीति इस तरह बनाओ कि बाकी विषयों में अपनी ताकत से ज्यादा अंक हासिल करो और गणित की कमजोरी को संतुलित करो, यानी अपने स्कोर का खेल संतुलन बनाकर खेलो। करियर में भी यही सच है। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत है लेकिन तुम लेखन में अच्छे हो तो पहले लेखन की ताकत से अपनी पहचान बनाओ। धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग की कमजोरी को सुधारो, लेकिन सीधा वहीं जाकर टकराना जहां तुम सबसे कमजोर हो तुम्हें हार दिला देगा। बिजनेस में देखो, हर बड़ी कंपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल वहीं करती है जहां प्रतियोगी कमजोर होता है। अगर एक कंपनी की सप्लाई चेन कमजोर है तो दूसरी कंपनी वहीं पर आक्रमण करेगी। जैसे अमेज़न ने पूरे विश्व में जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डिलीवरी और सप्लाई चेन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी यहीं कमजोर थे। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम जानते हो कि सामने वाला गुस्से में कमजोर पड़ता है तो शांत रहकर ही तुम उस पर जीत हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी अपनी कमजोरी संवेदनशील होना है तो कोशिश करो कि कोई तुम्हारे इस बिंदु का फायदा न उठा पाए। सुन त्जू बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, अपनी ताकत और कमजोरी को जानो, दुश्मन की ताकत और कमजोरी को पहचानो। युद्ध तभी जीता जाता है जब अपनी ताकत उसकी कमजोरी से भिड़ाई जाए। तो याद रखो, जीवन में हर इंसान, हर संस्था, हर रिश्ते में ताकत और कमजोरी दोनों होती है। अगर तुम इन्हें पहचान लोगे तो हर मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो दूसरों की कमजोरी पर वार करना जानता है और अपनी कमजोरी को छिपाना जानता है। यही है युद्ध की छठी कला, कमजोरी को ढंकना और ताकत का सही जगह इस्तेमाल करना। अध्याय 7, युद्ध की चालें। सिर्फ ताकत और कमजोरी को जान लेना ही काफी नहीं है। असल सवाल यह है कि उस ताकत और कमजोरी को इस्तेमाल कैसे किया जाए। युद्ध सिर्फ मैदान में लड़ने का नाम नहीं है। युद्ध असल में चालों का खेल है। जिसने सही चाल चली, जीत उसकी हुई। सुन त्जू कहते हैं, सेना को चलाना वैसा ही है जैसे किसी बड़े झुंड को एक दिशा में ले जाना। अगर सेनापति की चाल सही है तो सैनिक बिना थके, बिना भ्रमित हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर चाल गलत पड़ी तो थकान, अव्यवस्था और हार तय है। देखो, जब बड़ी सेना को मैदान में उतारा जाता है तो उसे लगातार एक ही जगह टिकाकर नहीं रखा जा सकता। उसे चलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, भ्रमित करना पड़ता है। दुश्मन को कभी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि तुम्हारी असली योजना क्या है। अगर दुश्मन को तुम्हारी चालें साफ दिख गईं तो उसने आधी लड़ाई जीत ली। इतिहास में हर महान सेनापति ने चालों का खेल खेला। रामायण में खुद भगवान राम ने सीधी ताकत से नहीं बल्कि चाल से रावण को हराया। विभीषण की मदद लेना, समुद्र पर पुल बनाना, ये सब सीधी शक्ति नहीं बल्कि रणनीतिक चालें थीं। महाभारत में भी कृष्ण की सारी योजना चालों पर आधारित थी। उन्होंने कौरवों को हर बार उनकी ही चाल में फंसाया, चाहे वह भीष्म की कमजोरी का फायदा उठाना हो या जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन को समयबद्ध लक्ष्य देना। युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि चाल ही जीत दिलाती है। अब इसे जीवन से जोड़ो। तुम्हारी जिंदगी में भी हर दिन छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी नौकरी में प्रमोशन की जंग, कभी बिजनेस में प्रतियोगिता, कभी रिश्तों में खींचतान। इनमें जीतना सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, यहां तुम्हें अपनी चालें चलनी पड़ती हैं। मान लो तुम्हारा इंटरव्यू है। अगर तुम सिर्फ अपनी डिग्री और मेहनत दिखाओगे तो शायद काम न बने, लेकिन अगर तुम इंटरव्यूअर की अपेक्षाओं को समझकर अपने जवाब उसी चाल में दो तो परिणाम बदल जाएगा। यानी चाल वही है, अपनी बात को उस अंदाज में पेश करना जिससे सामने वाला प्रभावित हो। बिजनेस में भी यही सच है। अगर तुम्हारा प्रतियोगी बहुत मजबूत है तो सीधी टक्कर मत लो, अपनी चाल से काम करो, उससे अलग सोचो, अलग रास्ता अपनाओ। कई छोटे बिजनेस इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने वही किया जो बड़ी कंपनियों ने करने में देर कर दी। जैसे उबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को चाल से हराया, न कारें खरीदी न ड्राइवर रखे, बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पूरी इंडस्ट्री बदल दी। रिश्तों में भी चाल का महत्व है। अगर तुम हमेशा अपनी बात सीधे कह दोगे तो हो सकता है सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन अगर तुम वही बात थोड़ी समझदारी और प्यार से कहो तो नतीजा उल्टा होगा।
यानी रिश्तों की दुनिया में भी चाल चलनी पड़ती है, और ये चाल धोखा नहीं बल्कि समझदारी है। सुनतजू कहते हैं, अच्छा, सेनापति वही है जो अपनी सेना को इस तरह चलाए कि सैनिक थके नहीं और दुश्मन हमेशा भ्रमित रहे। अगर तुम अपनी जिंदगी में भी यही कर लो, यानी अपने संसाधनों को थकाओ नहीं और सामने वाले को हमेशा अनिश्चितता में रखो, तो जीत तुम्हारी होगी। तो याद रखो, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, चाल से जीता जाता है। जिसने अपनी चालों को सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल किया, वही इतिहास में विजेता कहलाया। यही है युद्ध की 7वीं कला, युद्ध की चालें। अध्याय 8, 9 परिस्थितियां। युद्ध का मैदान हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी रास्ता आसान होता है, कभी दुर्गम। कभी दुश्मन पास होता है, कभी दूर। कभी तुम्हारी सेना उत्साह में होती है, कभी थकी हुई। और हर परिस्थिति में सेनापति को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। सुन त्जू कहते हैं, जो सेनापति हर परिस्थिति में एक ही चाल अपनाता है, वह कभी महान विजेता नहीं बन सकता। जीवन और युद्ध दोनों में बदलाव ही सबसे बड़ा नियम है। जो समय और स्थिति के हिसाब से खुद को बदलता है, वही जीतता है। आओ इसे 9 परिस्थितियों में समझते हैं। पहली परिस्थिति, जब तुम अपनी ही धरती पर लड़ रहे हो। यहां सैनिकों का मनोबल ऊंचा होता है, क्योंकि वे अपने घर की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन यहां खतरा यह है कि वे ज्यादा भावुक होकर गलतियां कर सकते हैं। इसलिए सेनापति को संतुलन बनाना पड़ता है। दूसरी परिस्थिति, जब तुम दुश्मन की सीमा पर हो। यहां सैनिकों को थोड़ी असुरक्षा होती है, क्योंकि वे अनजानी जमीन पर हैं। लेकिन अगर रणनीति सही हो तो यह मनोबल को और भी तेज कर सकती है। तीसरी परिस्थिति, जब मैदान ऐसा हो कि दोनों सेनाएं बराबर की स्थिति में हों। यहां सीधी टक्कर में जीतना मुश्किल है। ऐसे समय चालाकी से दुश्मन को धोखा देना ही सबसे सही तरीका है। चौथी परिस्थिति, जब रास्ता कठिन हो और वापसी मुश्किल हो। ऐसे में सैनिक जानते हैं कि पीछे हटना संभव नहीं। यहां उनकी लड़ाई और भी प्रचंड हो जाती है, क्योंकि अब जीत ही उनका एकमात्र विकल्प है। पांचवीं परिस्थिति, जब सेना दुश्मन के गहरे इलाके में प्रवेश कर चुकी हो। यहां खतरा बहुत है, लेकिन साथ ही मौका भी। अगर सेनापति सही दिशा में प्रेरित करे तो सैनिक अब या कभी नहीं वाली भावना से लड़ते हैं। छठी परिस्थिति, जब चारों ओर पहाड़, नदियां और जंगल जैसी बाधाएं हों। यहां सैनिक थकते हैं, डरते हैं, लेकिन सेनापति अगर उन्हें सही दिशा में ले जाए तो यही कठिनाइयां उनकी रक्षा भी बन जाती है। सातवीं परिस्थिति, जब सेना बिखरी हुई हो। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। सुन त्जू कहते हैं, सेना का बिखरना हार की पहली निशानी है। इसलिए सेनापति को सबसे पहले अपने सैनिकों को संगठित करना चाहिए। आठवीं परिस्थिति, जब सेना एकजुट होकर मजबूती से खड़ी हो। यहां जीत आसान हो जाती है, बशर्ते सेनापति गलत निर्णय न ले। नौवीं परिस्थिति, जब सेना को ऐसा क्षेत्र मिले जहां से आगे भी खतरा हो और पीछे भी। यहां सैनिक स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत झोंक देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। यही वह स्थिति है जहां अक्सर चमत्कार होते हैं। अब इसे जिंदगी से जोड़ो। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी अलग अलग परिस्थितियां नहीं आती? कभी तुम अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस करते हो, यह पहली परिस्थिति जैसी है। कभी तुम नए शहर, नए माहौल में होते हो, यह दूसरी परिस्थिति जैसी है। कभी सब कुछ संतुलित होता है, न फायदा न नुकसान, यह तीसरी परिस्थिति है। कभी तुम ऐसे हालात में आ जाते हो जहां वापसी का रास्ता ही नहीं बचता। यही चौथी और नौवीं परिस्थिति का मिलाजुला रूप है। और अक्सर ऐसे ही समय पर इंसान अपनी असली ताकत दिखाता है। सोचो, जब कोई छात्र एग्जाम हॉल में पहुंचता है और उसके पास वापसी का विकल्प नहीं होता, तब वह अपनी पूरी तैयारी, पूरी हिम्मत झोंक देता है। जब कोई बिजनेस मुश्किल हालात में फंसता है, तब मालिक अक्सर नई क्रिएटिव आइडिया निकालता है, क्योंकि अब पीछे हटने का विकल्प नहीं बचा होता। रिश्तों में भी यही होता है। जब कभी अब या कभी नहीं की स्थिति आती है, तब इंसान अपनी असली भावनाएं और असली इरादे सामने लाता है। सुन त्जू हमें यही सिखाते हैं, परिस्थिति बदलने से मत डरो, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदलो। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति में ढल जाता है। तो याद रखो, युद्ध और जीवन दोनों में परिस्थितियां बदलती रहेंगी। जो हर स्थिति में वही रणनीति अपनाएगा,
वह हार जाएगा, और जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा वही असली विजेता कहलाएगा। यही है युद्ध की 8वीं कला, 9 परिस्थितियों की समझ। अध्याय 9, सेना का कूच। युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों का खेल नहीं है। युद्ध उस पूरे सफर का नाम है जिसमें सेना अपने ठिकाने से चलकर युद्ध भूमि तक पहुंचती है। इस सफर को सुन तजू मार्च कहते हैं, और सुन तजू का कहना है कि सेनापति की सबसे बड़ी परीक्षा मार्च के दौरान होती है। देखो, जब सेना मैदान में उतरती है तो वह खाली जगह में नहीं खड़ी होती। उसे पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, नदियों को पार करना पड़ता है, जंगलों से रास्ता बनाना पड़ता है। हर भूगोल अपनी मुश्किलें और अपने मौके लेकर आता है। अगर सेनापति ने इन्हें समझ लिया तो आधी जीत वहीं तय हो जाती है। पहाड़ों की धरती पर ऊंचाई हमेशा फायदे की होती है। ऊपर से हमला करना आसान है, नीचे से चढ़ना मुश्किल। इसीलिए सेनापति को हमेशा ऊंची जगह पर कब्जा करना चाहिए। अगर तुम ऊंचाई पर हो और दुश्मन नीचे है तो उसके कदम भारी हो जाते हैं। नदी के किनारे पर सबसे बड़ी समझदारी है कि पानी को पीठ के पीछे मत रखो, क्योंकि अगर दुश्मन ने हमला किया तो पीछे हटने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुनतजू कहते हैं, नदी को पार करो, लेकिन पूरी सेना को एक साथ मत ले जाओ। कुछ सैनिक पहले भेजो, कुछ बाद में, वरना अगर दुश्मन ने बीच में हमला कर दिया तो सेना पानी में ही डूब जाएगी। जंगल और दलदल में सबसे बड़ी समस्या है सैनिकों की थकान और मनोबल। ऐसे इलाकों में सेना धीरे चलती है, रास्ता अनजान होता है और दुश्मन कभी भी छिपकर हमला कर सकता है। इसलिए सेनापति को यहां बहुत सावधानी से बढ़ना चाहिए। अब सोचो, यह सब सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में भी तो यही होता है। कभी तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, यानी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। कभी तुम्हें नदियों को पार करना पड़ता है, यानी अपने डर और बाधाओं को लांघना पड़ता है। कभी तुम्हें जंगल से गुजरना पड़ता है, यानी ऐसे हालात आते हैं जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। हर जगह तुम्हें अपनी चाल बदलनी पड़ती है। अगर तुम हर जगह एक ही तरीके से काम करोगे तो नतीजा हार होगा। किसी बिजनेस में अगर बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है तो तुम्हें धीरे धीरे समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे, जैसे जंगल में चलते हैं। अगर तुम्हारे पास मौका है और दुश्मन कमजोर है तो तेजी से आगे बढ़ो, जैसे ऊंचाई से नीचे हमला करना आसान होता है। अगर तुम्हारे सामने बड़ी बाधा है, जैसे परीक्षा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जीवन का संकट, तो उसे पार करना ऐसे ही है जैसे नदी को पार करना। लेकिन याद रखो, उसे हमेशा योजनाबद्ध तरीके से पार करना चाहिए। सुन तजू ये भी कहते हैं कि सेनापति को प्रकृति के संकेत पढ़ने आना चाहिए। अगर पक्षी अचानक उड़ने लगें तो समझो कोई छिपा हुआ दुश्मन पास है। अगर रात में जमीन गूंजने लगे तो घुड़सवार सेना पास हो सकती है। यानी प्रकृति तुम्हें पहले से चेतावनी देती है, अगर तुम देखना चाहो। अब इसे जीवन से जोड़ो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन भी हमें पहले से संकेत देता है? अगर तुम्हारे रिश्ते बिगड़ने वाले हों तो छोटे छोटे झगड़े पहले से नजर आने लगते हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस डूबने वाला हो तो छोटे नुकसान पहले से चेतावनी देते हैं। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो शरीर पहले से संकेत देता है। लेकिन जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वही सबसे बड़ी हार का शिकार होता है। तो सुन तजू हमें यह सिखाते हैं, मार्च सिर्फ चलने का नाम नहीं है। मार्च असल में समझदारी से भूगोल, परिस्थिति और संकेतों को पढ़ने का नाम है। तो याद रखो, जिंदगी की यात्रा भी एक मार्च है। अगर तुमने रास्ते को समझ लिया, संकेतों को पहचान लिया और हर परिस्थिति में चाल बदल ली तो मंजिल तुम्हारी होगी। यही है युद्ध की 9वीं कला, सेना का कूच। अध्याय 10, भूमि के प्रकार। युद्ध में सिर्फ सेना और हथियार ही नहीं, जमीन भी एक बड़ा हथियार होती है। सुन तजू कहते हैं, जो सेनापति भूमि को समझ लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। जमीन सिर्फ चलने की जगह नहीं है, बल्कि वह रणनीति की असली नींव है। किसी जगह पर रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित हो सकता है तो वही जगह दुश्मन के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए सेनापति को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह किस तरह की भूमि पर खड़ा है। सुन तजू भूमि को 6 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार, खुली भूमि। यह ऐसी जगह है जहां से तुम भी आगे बढ़ सकते हो और दुश्मन भी। यहां सावधानी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम लापरवाह हुए तो दुश्मन आसानी से आकर हमला कर सकता है। इसलिए
यहां रणनीति है, तुम स्थिर रहो और दुश्मन की चाल का इंतजार करो। दूसरा प्रकार, कठिन भूमि, जहां पहुंचना मुश्किल है और पीछे लौटना और भी मुश्किल। यहां सैनिक थक जाते हैं, उनका उत्साह गिर सकता है, इसलिए सेनापति को चाहिए कि वह उन्हें आराम और प्रोत्साहन दे और जल्द से जल्द वहां से आगे बढ़ जाए। तीसरा प्रकार, विवादित भूमि, जहां दोनों सेनाएं बराबरी से जीत सकती हैं। ये जगह खतरनाक है क्योंकि दोनों पक्ष सोचते हैं कि यही उनका फायदा है, इसीलिए यहां सीधे टकराने की बजाय धोखे और चालाकी से जीतना बेहतर है। चौथा प्रकार, संकरी भूमि, जैसे पहाड़ी दर्रा या कोई तंग रास्ता। यहां जीत उसी की होती है जो पहले कब्जा कर ले। अगर तुम्हारे पास नियंत्रण है तो दुश्मन को रोकना आसान है, लेकिन अगर दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो वहां घुसना मौत के बराबर है। पांचवां प्रकार, ढलानदार भूमि, जहां ऊंचाई और नीचाई का फायदा होता है। ऊपर वाला नीचे वाले पर आसानी से हमला कर सकता है, इसलिए सेनापति को हमेशा ऊंचाई पर रहना चाहिए और धूप या पानी जैसी सुविधाओं के करीब रहना चाहिए। छठा प्रकार, दूर की भूमि, जहां दुश्मन से दूरी ज्यादा हो। यहां चुनौती है सप्लाई और ऊर्जा बनाए रखना। अगर सैनिक थक जाए और राशन खत्म हो जाए तो हार निश्चित है, इसलिए यहां रणनीति है, संसाधनों को बचाकर चलो और बिना वजह की थकान से बचो। अब जरा सोचो, ये सब बातें तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती हैं। कभी तुम्हें खुला मैदान मिलता है, यानी कई रास्ते खुले होते हैं। यहां गलती सिर्फ यह होती है कि लोग जल्दीबाजी में गलत रास्ता चुन लेते हैं। कभी तुम्हें कठिन जमीन मिलती है, यानी हालात इतने मुश्किल होते हैं कि न आगे बढ़ सकते हो न पीछे लौट सकते हो। लेकिन यही समय तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देता है। कभी तुम विवादित भूमि में खड़े होते हो, जैसे दो विकल्प इतने बराबर लगते हैं कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है। यहां दिमाग और धैर्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। कभी तुम्हें तंग रास्ता मिलता है, यानी विकल्प बहुत सीमित होते हैं। यहां जीत उसी की होती है जो पहले मौके को पकड़ ले। ढलानदार भूमि, यह वैसा है जैसे किसी क्षेत्र में तुम्हारे पास पहले से अनुभव और ताकत हो। अगर तुम इसका फायदा उठाओगे तो जीत पक्की है। और दूर की भूमि, यह वैसा है जैसे कोई बड़ा सपना पूरा करना, जिसमें समय, धैर्य और ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सुन तजु हमें यह सिखाते हैं, जमीन को समझो तभी तुम युद्ध को समझ पाओगे। और यही बात जीवन में भी सच है। अगर तुमने अपनी परिस्थितियों, अपनी सीमाओं और अपने मौकों को समझ लिया तो कोई भी लक्ष्य तुम्हें रोक नहीं सकता। तो याद रखो, जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, जमीन ही असली रणनीति है। जो उसे पढ़ लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। यही है युद्ध की 10वीं कला, भूमि का ज्ञान। अध्याय 11, 9 प्रकार की जमीन। सुन तजु कहते हैं कि युद्ध में जमीन सिर्फ पहाड़, नदी या मैदान नहीं होती। हर युद्ध में 9 तरह की स्थितियां बनती हैं। इन 9 परिस्थितियों को वह 9 जमीनें कहते हैं। और सेनापति की असली समझ इसी में होती है कि वह किस जमीन पर खड़ा है और उसे कैसे इस्तेमाल करता है। पहली जमीन है अपनी ही धरती, जहां से सेना ने शुरुआत की हो। यहां सैनिक ढीले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने घर के आसपास हैं। इसलिए यहां सेनापति को सतर्कता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। दूसरी जमीन सीमावर्ती भूमि, जहां तुम अपने राज्य से बाहर निकलते हो लेकिन दुश्मन की गहराई तक नहीं पहुंचे होते। यहां सैनिकों का उत्साह बना रहता है लेकिन खतरा भी कम नहीं होता, इसलिए यहां सावधानी और धीरे धीरे बढ़ना जरूरी है। तीसरी जमीन महत्वपूर्ण भूमि, ऐसी जगह जो दोनों सेनाओं के लिए बराबर जरूरी है। जो इसे कब्जा करेगा वही जीत के करीब होगा। यहां रणनीति और तेजी सबसे बड़ी ताकत है। चौथी जमीन खुली भूमि, जहां से कोई भी आसानी से आगे बढ़ सकता है। यहां टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए सेनापति को सैनिकों को सतर्क और तैयार रखना चाहिए। पांचवी जमीन संगम भूमि, जहां कई रास्ते मिलते हों। यह व्यापार, राजनीति और सैन्य दृष्टि से बेहद अहम होती है। यहां कब्जा करना तुम्हें बढ़त दिलाता है क्योंकि रास्ते तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। छठी जमीन गंभीर भूमि, जहां सेना दुश्मन की गहराई में घुस चुकी हो। यहां पीछे लौटना नामुमकिन होता है और आगे बढ़ना मजबूरी। इसलिए सैनिकों को यह समझाना पड़ता है कि जीत ही एकमात्र रास्ता है। सातवीं जमीन कठिन भूमि,
जहां पहाड़, नदियां और मुश्किल रास्ते हों। यहां खतरे ज्यादा होते हैं और सैनिकों का मनोबल गिर सकता है। यहां सेनापति को लगातार प्रेरणा देनी होती है। 8वीं जमीन, घिरी हुई भूमि, जहां से निकलने का रास्ता सीमित हो। यहां सैनिक मौत तक लड़ते हैं क्योंकि पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। यह जगह डरावनी है, लेकिन सही तरह से इस्तेमाल हो तो यही सबसे बड़ा हथियार है। 9वीं जमीन, मौत की भूमि, जहां पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो और सैनिकों को लगे कि अगर नहीं लड़े तो मर जाएंगे। सुन त्जू कहते हैं कि यही वह जगह है जहां सेना सबसे बहादुरी से लड़ती है, क्योंकि यहां जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अब जरा सोचो, ये 9 जमीनें तुम्हारी जिंदगी में भी तो आती हैं। जब तुम घर के आरामदायक माहौल में हो, यह पहली जमीन है। यहां तुम अक्सर ढीले पड़ जाते हो। जब तुम नए मौके की तरफ बढ़ते हो लेकिन अभी पूरी तरह उसमें उतरे नहीं, यह दूसरी जमीन है। जब कोई काम तुम्हारे और तुम्हारे प्रतिस्पर्धी दोनों के लिए बराबर जरूरी हो, यह तीसरी जमीन है। जब तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प हों और हर जगह खतरा भी हो, यह चौथी जमीन है। जब तुम्हारे सामने कई रास्तों का चुनाव हो और हर रास्ता नया अवसर लाता हो, यह 5वीं जमीन है। जब तुम पूरी तरह किसी बड़े लक्ष्य में उतर चुके हो और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, यह 6ठी जमीन है। जब हालात बेहद कठिन हो जाए, यह 7वीं जमीन है। जब जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला दे जहां आगे बढ़ना ही हो और पीछे हटने का विकल्प न हो, यह 8वीं जमीन है। और जब तुम ऐसी परिस्थिति में आ जाओ कि अगर नहीं लड़े तो सब कुछ खत्म, वही मौत की जमीन है। सुन त्जू कहते हैं कि सबसे बड़ा सेनापति वही है जो इन 9 जमीनों को पहचान ले और उनके हिसाब से अपनी चाल बदल ले। अगर तुम इसे जीवन में समझ लो तो कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो याद रखो, जिंदगी की हर परिस्थिति इन 9 जमीनों में से एक है और जीत उसी की होती है जो जमीन को पहचान ले और उसके हिसाब से जीना सीख ले। यही है युद्ध की 11वीं कला, 9 जमीनों का ज्ञान। अध्याय 12, आग से हमला। सुन त्जू कहते हैं, आग सबसे पुराना हथियार है। यह सिर्फ दुश्मन की सेना को नहीं बल्कि उसके मन और उसके संसाधनों को भी जला देती है। युद्ध में आग का इस्तेमाल 5 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, दुश्मन की सेना को जलाना। जब शत्रु एक जगह पर रुका हो और उसके पास संसाधन जमा हो तो आग सबसे प्रभावी होती है। दूसरा, दुश्मन के सामान को जलाना। उसका राशन, हथियार, घोड़े और गाड़ियां, अगर ये नष्ट हो गए तो सेना भूखी और बेबस हो जाती है। तीसरा, दुश्मन के गोदाम और भंडार को जलाना। भंडार खत्म तो शक्ति खत्म। एक भूखी सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। चौथा, दुश्मन की हथियारगाह और संसाधन के स्थान को जलाना, जहां उसके हथियार बनते हों, मरम्मत होते हों। अगर वहां आग लगा दी जाए तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी। पांचवां, दुश्मन की सेना के बीच आग फैलाना। जब उनके बीच भ्रम और अराजकता फैलती है तो सेना खुद ब खुद टूटने लगती है। लेकिन सुन त्जू सावधान करते हैं, आग का इस्तेमाल तभी करो जब हवा तुम्हारे पक्ष में हो। अगर हवा विपरीत हो तो आग तुम्हें ही निगल सकती है। यह सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं, जीवन पर भी लागू होता है। अब जरा सोचो, आग का मतलब सिर्फ लपटें नहीं है। आज की जिंदगी में आग का मतलब है दुश्मन की कमजोरी को भड़काना, उसके मन में डर, संदेह और भ्रम पैदा करना, और अपने भीतर भी वह जुनून जगाना जो तुम्हें जीत तक ले जाए। जैसे किसी कंपनी का उदाहरण लो। अगर तुम प्रतिस्पर्धा में हो तो आग का हमला हो सकता है। दूसरी कंपनी की कमजोरियों को उजागर करना, उसके ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना, या ऐसे नवाचार करना जिससे उसकी पूरी रणनीति कमजोर पड़ जाए। व्यक्तिगत जीवन में भी आग का मतलब है अपने भीतर उस ऊर्जा को जलाना जो हर रुकावट को मिटा दे। अगर तुम्हारे अंदर जुनून की आग है तो कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन अगर यह आग नियंत्रण से बाहर हो गई तो वही तुम्हें जला देगी। सुन त्जू यह भी कहते हैं, आग का हमला तभी सफल है जब तुम उसके साथ सेना भी भेजो। यानी सिर्फ माहौल बनाने से काम नहीं चलता, तुम्हें मौके का फायदा उठाकर कदम भी उठाना होता है। याद रखो, आग तुम्हारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर तुम उसे सही दिशा में चलाओ तो वह तुम्हारे रास्ते साफ कर देगी। अगर तुमने उसे बिना सोचे समझे छोड़ दिया तो वह तुम्हें ही भस्म कर देगी। तो जीवन और युद्ध दोनों में सीख यही है,
आग का इस्तेमाल समझदारी से करो। वह सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। यही है युद्ध की 12वीं कला, आग से हमला। अध्याय 13, जासूसों का उपयोग। सुन त्जू कहते हैं, युद्ध की सबसे गहरी कला है जानना कि दुश्मन क्या सोच रहा है, और यह ज्ञान सिर्फ गुप्तचर यानी जासूस से मिलता है। युद्ध में धन खर्च होता है, हथियार लगते हैं, हजारों सैनिकों की जान दांव पर होती है, लेकिन जो सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी जीत दिलाता है वह है जानकारी। बिना जानकारी के सेनापति अंधेरे में तीर चलाता है। दुश्मन की संख्या कितनी है, उसका इरादा क्या है, उसके भीतर कौन सी कमजोरी छिपी है, यह सब सिर्फ गुप्तचरों से जाना जा सकता है। सुन त्जू 5 प्रकार के गुप्तचरों की बात करते हैं। पहला, स्थानीय गुप्तचर, यानी वह जो दुश्मन के इलाके का निवासी हो। वह रास्तों, लोगों और माहौल को अच्छी तरह जानता है। दूसरा, अंदरूनी गुप्तचर, जो दुश्मन के अफसरों, मंत्रियों या कर्मचारियों को खरीद लिया जाए। यह सबसे उपयोगी है क्योंकि वे दुश्मन की योजनाएं सीधे बताते हैं। तीसरा, बदलते हुए गुप्तचर, जो झूठी खबर दुश्मन तक पहुंचाते हैं ताकि वह गलत फैसले ले और खुद ही फंस जाए। चौथा, बलिदानी गुप्तचर, जो जानबूझकर दुश्मन को ऐसी सूचना देता है जिससे वह गलत योजना बनाए। इस गुप्तचर की असली पहचान अक्सर बलिदान हो जाती है, लेकिन उसकी सूचना सेनापति को जीत दिलाती है। पांचवा, जीवित गुप्तचर, जो दुश्मन की भूमि में घुसकर सूचना लाता है और सुरक्षित लौट आता है। यही सबसे मूल्यवान होता है। सुन त्जू कहते हैं, जो सेनापति इन 5 गुप्तचरों का सही उपयोग कर लेता है वही देवताओं की तरह सब कुछ जान लेता है। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखो। व्यवसाय की दुनिया में गुप्तचर का मतलब है मार्केट रिसर्च। प्रतिस्पर्धी कंपनी क्या कर रही है, ग्राहकों को क्या पसंद है, लोग किस चीज से असंतुष्ट हैं। यह सब जानकारी तुम्हारे लिए हथियार है। मान लो तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। अगर तुमने पहले से यह नहीं जाना कि मार्केट की जरूरत क्या है, ग्राहक कहां पर परेशान है और प्रतिद्वंद्वी कहां चूक रहे हैं, तो तुम्हारा प्रयास वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में भी गुप्तचर का मतलब है लोगों की असली नीयत समझना। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अगर तुमने यह कला सीख ली कि कौन सच बोल रहा है और कौन छल कर रहा है, तो तुम बड़ी मुश्किलों से बच सकते हो। सुन त्जू यह भी कहते हैं कि गुप्तचरों का इस्तेमाल सिर्फ जीत के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए भी होता है। अगर सेनापति सही समय पर जान ले कि दुश्मन क्या सोच रहा है, तो बिना लड़े भी युद्ध टाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, गुप्तचर का रहस्य कभी उजागर नहीं करना चाहिए। अगर उनके नाम सामने आ जाए तो वे दुश्मन के हाथों मारे जाते हैं और सेना अंधी हो जाती है। तो याद रखो, तलवार से लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन दिमाग से युद्ध जीता जाता है। और दिमाग तभी सही चलता है जब तुम्हारे पास सही जानकारी हो। यही है युद्ध की 13वीं और अंतिम कला, गुप्तचरों का उपयोग। तो दोस्तों, यह थी सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर। 2500 साल पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि युद्ध का मैदान सिर्फ तलवारों और सेनाओं में नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन, हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारे हर फैसले में भी मौजूद है। सुन त्जू ने हमें सिखाया कि बिना लड़े जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने दिखाया कि रणनीति, धैर्य और सही समय का महत्व हथियारों से भी बड़ा है। हमने इस सफर में जाना कि कैसे 5 तत्व युद्ध की नींव हैं, कैसे सही योजना और तैयारी सफलता की गारंटी है, कैसे चालाकी और भ्रम पैदा करके बिना खून बहाए दुश्मन को हराया जा सकता है, और कैसे जानकारी यानी ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। अगर इन शिक्षाओं को हम आज के जीवन में लागू करें तो हम अपने करियर में, बिजनेस में और व्यक्तिगत रिश्तों में बिना अनावश्यक टकराव के आगे बढ़ सकते हैं। यानी असली जीत वही है जिसमें हमें लड़ना न पड़े, क्योंकि हमने पहले ही रणनीति से मैदान अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए कि आपको सुन त्जू की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आपके साथ था ज्ञान जंक्शन। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक सफर में। तब तक याद रखिए,
रणनीति ही असली शक्ति है। धन्यवाद।